हेलो, वेलकम टू द फ्रेश न्यू सीरीज तथास्तु, जहाँ हम कर रहे हैं इडियम्स की क्लास। तो आज है हमारा डे 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला इडियम है एक्लेस हील्स। एक्लेस हील्स का मतलब होता है वीक पॉइंट इन अ पर्सन्स कैरेक्टर और सिस्टम। यानी किसी पर्सन के कैरेक्टर में या फिर किसी सिस्टम के अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, जो वीक पॉइंट होता है, उसके लिए हम क्या ये इडियम यूज करते हैं, एक्लेस हील्स। जैसे रावण जो थे, उनका वीक पॉइंट क्या था, उनका नाभि। तो एक्लेस हील्स का मतलब क्या होता है, वीक पॉइंट। इसका ओरिजिन देखते हैं तब हमें ये आसानी से याद रहेगा। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक कैरेक्टर है एक्लेस। जब ये छोटे रहते हैं तो इनकी मम्मी इनको सर्वशक्तिमान यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए एक खास तरह की नदी में इनको डुबाती है। लेकिन ध्यान रखती हैं कि पूरी तरीके से डूब ना जाए, इसीलिए उनका एड़ी ये पकड़ के रखती हैं। तो एड़ी पकड़ने के कारण पूरा शरीर तो पानी में जाता है, जिससे पूरा शरीर शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन उनका हील जो है वो इनविंसिबल यानी कि शक्तिशाली नहीं बन पाता, वो कमजोर रह जाता है। इसीलिए जब वो मृत्यु होती है उनकी, तो कैसे होती है, उनके पैर में एक तीर आके हल जाता है। तो यहाँ से एक्लेस हील्स का मतलब क्या है, कमजोर कड़ी। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैथमेटिक्स इज माय एक्लेस हील्स। यानी मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, मेरी कमजोर कड़ी है। बट ये बात झूठ है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मुगल सक्सेशन सिस्टम वाज द एक्लेस हील ऑफ द एम्पायर। यानी कि मुगल का जो सक्सेशन था, सक्सेशन का मतलब अगली पीढ़ी को ये देना कि अगला राजा कौन होगा। इस सिस्टम जो था वो क्या था, उस पूरे के पूरे साम्राज्य की कमजोर की कड़ी थी। क्योंकि जब भी कोई नया राजा घोषणा करना होता था, सब आपस में लड़ने लगते थे, जिसका कोई और फायदा उठा के चला जाता था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आज का हमारा, एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। यानी कोई ऐसे सिचुएशन जो पहले से खराब है, उसको और ज्यादा खराब करने को हम क्या कहते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। यानी जले पर नमक छिड़कना। यानी पहले से ही जला हुआ है और उस पर नमक छिड़क के और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, दर्द को बढ़ा रहे हैं। इसका ओरिजिन क्या है, तो फर्स्ट यू गेट हर्ट, यानी पहले आपको चोट लगी और उसके बाद आपकी कोई बेइज्जती कर दे, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, पेन डबल हो जाएगा। जैसे कि ये बच्ची गिर गई क्लास में, अब ये क्या हो गया, हंस दिया, तो इससे इस बच्चे की क्या होगी, बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इससे उसने क्या कर दिया, जले पर नमक छिड़क दिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही फेल्ड द टेस्ट एंड हिज फ्रेंड लाफ्ड। यानी वो टेस्ट में फेल हुआ और ऊपर से उसके दोस्त लोग हंस दिए उस पे। तो ये क्या कर दिया, उसके दोस्तों ने एड इंसल्ट टू इंजरी कर दिया। सेकेंड, द जलियांवाला बाग मैसेकर एडेड इंसल्ट टू द इंजरी ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसने भारत के लोगों को और ज्यादा क्या हुआ, जले पर नमक छिड़कने का काम किया। जो कि पहले से ही कॉलोनियल यानी कि जो अंग्रेज लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। उसके बाद ये करके उन्होंने भारत के लोगों पे जले पर नमक छिड़का है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आज का हमारा, एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। इसका ओरिजिन क्या है, देखिए, एल का मतलब होता है बियर या फिर कोई सा भी पेय पदार्थ जो कि नशा के लिए यूज किया जाता। तो एडम या एडम जो बाइबल के अनुसार जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, एडम, और जो महिला थी उनका नाम क्या था, ईव। तो एडम जो पहले व्यक्ति थे, उनके पास पीने के लिए क्या था, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं था, कोई चाय नहीं था, कोई कॉफी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उनके पास बस एक ही सॉफ्ट ड्रिंक था, उसका नाम क्या था, वाटर। तो इसीलिए एडम सेल का मतलब क्या होता है, पानी यानी कि वाटर। इसका एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग हॉस्टल डेज वी सर्वाइव्ड मोस्टली ऑन एडम्स एल। हॉस्टल डेज के दौरान हम लोग किस पे सर्वाइव किए, सिर्फ जल पे यानी कि पानी पर सर्वाइव किए। दूसरा, वाटर इज राइटली कॉल्ड एडम्स एल एज इट इज नेचर्स फर्स्ट ड्रिंक। वाटर को क्या कहा जाता है, एडम्स एल। एडम्स एल यानी कि जो पहले मनुष्य थे उनका ड्रिंकिंग यानी सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर का पहला ड्रिंक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है आज का हमारा, अलादीन्स केव। अलादीन्स केव का मतलब प्लेस फुल ऑफ ट्रेजर्स। यानी एक ऐसा जगह जो खजाने से भरी हो, बिल्कुल ही बहुत सारा खजाना, उसको हम क्या कहते हैं, अलादीन्स केव। इसका ओरिजिन और ट्रिक क्या है, इन द अलादीन स्टोरी द केव वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। यानी अलादीन की जो स्टोरी है उसके अंदर जो गुफा है, उसके अंदर क्या, सिर्फ बहुत सारा हीरा जवाहरात है। इसीलिए अलादीन केव का मतलब क्या होता है, खजाने से भरी जगह। इसका एग्जांपल देखते हैं। माय फ्रेंड्स लाइब्रेरी इज लाइक एन अलादीन केव ऑफ रेयर बुक्स। यानी मेरे दोस्त का जो लाइब्रेरी है वो क्या है, रेयर बुक्स के लिए अलादीन केव है, यानी भरा हुआ है खजानों से। अजंता केव्स आर लाइक एन अलादीन केव ऑफ एंशिएंट पेंटिंग्स।
तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो क्या है, एंशियंट पेंटिंग के लिए मतलब खजाने से भरी जगह है। अलादीन स्केप का मतलब ये नहीं कि बस पैसा ही वाला होगा, यानी पेंटिंग्स है यहाँ पर बुक्स है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है हमारा, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं अल्फा एंड ओमेगा। जैसे वो डायलॉग सुना होगा ना, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, भाई अल्फा एंड ओमेगा। अब हम देखते हैं इसका ओरिजिन। तो ग्रीक के अल्फाबेट, जैसे कि इंग्लिश का अल्फाबेट किससे शुरू होता है, ए से शुरू होकर जेड पे खत्म होता है। हिंदी का अ से शुरू होकर के ग पे खत्म होता है। उसी तरह जो ग्रीक अल्फाबेट होते हैं वो किससे शुरू होता है, अल्फा से शुरू होता है और ओमेगा पर खत्म होता है। तो अल्फा से शुरू होकर किस पे खत्म होता है, ओमेगा पे। तो अल्फा फर्स्ट लेटर है और ओमेगा लास्ट लेटर है। तो यहाँ से क्या है, आरंभ और अंत, यानी शुरू होते ही खत्म हो गया आरंभ और अंत। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर सम स्टूडेंट्स एग्जाम्स आर द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ लाइफ, यानी कुछ छात्रों के लिए एग्जाम जो होता है वो क्या होता है, आरंभ और अंत दोनों ही होता है। अगर वो क्लियर कर लिए तो उनके लिए अल्फा है, वरना फिर कुछ लोग अपनी जान लेते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज लाइफ ने आपके लिए कुछ बढ़िया प्लान किया होगा, वहां नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई कीजिए और हार्ड वर्किंग कीजिए, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, किसी और फील्ड में ट्राई कीजिए। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, शुरुआत और अंत दोनों ही है, यानी उसी के अंदर रह करके हमें काम करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम क्या है हमारा, एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है वेरी हेल्दी, जो बिल्कुल ही स्वस्थ एकदम चंगा है, उसके लिए क्या यूज होता है ईडीएम, एज फिट एज फिडल। इसका ओरिजिन क्या है, फिडल का मतलब होता है वायलिन, ये वाला जो वायलिन है, और ये जो वायलिन है क्या तो एकदम फिट होता है, एकदम परफेक्टली ट्यून होता है, इतने बढ़िया से ट्यूनिंग का इसका वॉल्यूम आता है। तो सिंबल ऑफ फिटनेस के तौर पे इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ से ओरिजिन है एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होता है बिल्कुल स्वस्थ। इसका एग्जांपल देखते हैं। इवन आफ्टर हॉस्टल फूड सी इज एज फिट एज फिडल, यानी हॉस्टल का खाना खाने के बाद भी वो क्या है, बिल्कुल ही स्वस्थ है, एकदम हेल्दी है। रेगुलर योगा कीप्स पीपल एज फिट एज अ फिडल, यानी वो रेगुलर योगा जो नियमित तौर पे अगर हम योगा करते हैं तो वो लोगों को क्या रखती है, बिल्कुल स्वस्थ रखती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है एट बैक एंड कॉल, यानी ऑलवेज रेडी टू ओबे, अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, यानी जो हमेशा हाजिर हो, जो इशारों पर नाचता हो। आपने कहा हेलो इधर तो तुरंत आ गया, कुछ भी बोला आपने तुरंत कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एट बैक एंड कॉल। इसका ओरिजिन और ट्रिक देखेंगे। बैक मीन्स होता है बेकन, और बेकन का मतलब क्या होता है, जेस्चर, यानी इशारा करना, इधर आ इधर आ। कॉल, कॉल मीन्स सम्मन, यानी किसी को आदेश देना। यानी बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है कि इशारा करो या कॉल करो, वो तुरंत झट से आ जा रहा है, तो हमेशा ही अवेलेबल है। जैसा कि आप इस महिला को देख रहे हैं, ऐसे जॉब्स में क्या होता है, एट बैक एंड कॉल होता है, यानी हमेशा हाजिर रहना होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सम स्टूडेंट्स कीप देयर फोन्स एट बैक एंड कॉल फॉर फ्रेंड्स, यानी कुछ छात्र जो होते हैं वो अपने दोस्तों के लिए क्या करते हैं, हमेशा हाजिर रहते हैं। दोस्त ने बोला, भाई ने बोला करने का, तो मतलब करने का। दूसरा, मिनिस्टर्स ऑफन हैव स्टाफ एट देयर बैक एंड कॉल, यानी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके जो स्टाफ होते हैं वो हमेशा उनके इशारों पर नाचते हैं, एकदम झटके में वो इशारा करते हैं वो आ जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम क्या हमारा, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब था फ्री नॉट कैप्चर्ड, यानी जो आजाद हो, जो पकड़ में नहीं आता हो, यानी ऐसा कैदी जो भाग गया वो पकड़ ही में नहीं आ रहा, उसको लिए क्या ईडीएम यूज होता है, एट लार्ज। इसका ओरिजिन और ट्रिक क्या है, अगर एक क्रिमिनल एट लार्ज है, जैसा कि पॉलिटिशियन है इंडिया के, क्रिमिनल है ये वो, बट वो क्या लार्ज बहुत बड़े हैं, तो वो फ्रीली घूम रहे हैं, वो जेल में नहीं जा रहे हैं। तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है, आज़ाद है, पकड़ में नहीं आना, इतना सारा पाप, इतना सारा क्राइम करने के बाद ही। इसका एग्जांपल देखते हैं। माई लॉस्ट होमवर्क इज स्टिल एट लार्ज, यानी कि मेरा होमवर्क अभी तक आज़ाद है, पकड़ में नहीं आ रहा है। दूसरा, मेनी साइबर क्रिमिनल्स रिमेन एट लार्ज डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशंस, यानी जांच पड़ताल के बावजूद भी बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स क्या रहते हैं, फ्री घूमते रहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। बिफोर दैट, आप सभी ये ध्यान रखिए कि इस पीडीएफ को और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और ये सब मैं फ़ोन पे करता हूँ। आप इसके एनिमेशन में देख सकते हैं कितना स्लोली आ रहा है। सो इफ़ यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, डू दैट, एंड एटलीस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम का मतलब था इंस्टेंटली, विदाउट डिले,
यानी जो तुरंत हो जाए, एक झटके में तुरंत ही हो जाए, उसके लिए क्या इडियम है? एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। इसका ओरिजिन बहुत सिंपल है। पुराने जमाने में ड्रॉप अ डाइम, डाइम का मतलब क्या होता है? कौड़ी। जो 10 सेंट होता है ना अमेरिका के अंदर, डॉलर का जो 100वां हिस्सा होता है उसको हम सेंट कहते हैं। तो अमेरिका के अंदर पे फोन हुआ करता था। तो पे फोन के अंदर जैसे ही आप 10 सेंट डालेंगे, तुरंत ही ये चालू हो जाता था। जैसा कि इंडिया में भी पीसीओ वाला कॉलिंग जो आता था, वो बिल्कुल ऐसा ही होता था। तो तुरंत ही कनेक्शन हो जाता था। तो इसको हम क्या कहते हैं? एट द ड्रॉप ऑफ डाइम का मतलब तुरंत। इसका एग्जाम्पल, ही अग्रीज टू पार्टी एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, यानी तुरंत ही वो सहमत हो गया पार्टी के लिए। दूसरा, पॉलिटिकल अलायंसेस चेंज एट द ड्रॉप ऑफ डाइम। जैसा कि बिहार में बहुत सारी पॉलिटिकल अलायंसेज होती है, वो तुरंत ही अपना पार्टी क्या करती है? बदल लेती है, अपना गठजोड़ बदल लेती है सत्ता के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आज का हमारा, एट द 11th आवर, यानी एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी समय में। इसके लिए क्या ईडीएम है? एट द 11th आवर। इसका ओरिजिन क्या है? 11th आवर मीन्स वेरी लेट, यानी 11वें घंटे में है अगर आप, तो बहुत लेट है, क्योंकि 12वां घंटा होने में ज्यादा समय बचा ही नहीं। तो पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आपने एकदम आखिरी समय पे काम कर दिया, तो उसके लिए क्या ईडीएम है? एट द 11th आवर। इसका एग्जाम्पल, आई सबमिटेड माई प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, यानी मैंने अपना प्रोजेक्ट कब सबमिट किया? एकदम आखिरी समय में सबमिट किया। गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट द 11th आवर आफ्टर चौरी चौरा। चौरा चौरी के बाद तुरंत ही जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था, वो तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि चौरा चौरी में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि चौरा चौरी का जो इंसिडेंट हुआ था, कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आज का हमारा, बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब होता है स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी फिर से शुरू करना। उसके लिए ईडीएम है बैक टू स्क्वायर वन। इसका ओरिजिन, फ्रॉम बोर्ड गेम्स। जो बोर्ड गेम होता है, लूडो छक्का वाला देखा होगा आपने, जिसमें सांप सीढ़ी वाला गेम है। तो स्क्वायर वन का मतलब जहाँ एक लिखा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ से सांप ने काटा और आप चले गए वापिस एक पर, यानी स्क्वायर वन पर, तो आप गेम को क्या करेंगे? दोबारा शुरू से शुरू करेंगे। तो स्नेक एंड लैडर के गेम में अगर आप फॉल होते हैं, यानी स्क्वायर वन पे जाते हैं, तो आपको दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल, माय लैपटॉप क्रैश्ड सो आई एम बैक टू स्क्वायर वन विद माय नोट्स, यानी मेरा लैपटॉप जो है वो क्रैश कर गया, तो मैं दोबारा शुरू से कहाँ से शुरू किया? माय नोट्स से शुरू किया। दूसरा, आफ्टर द 1962 वॉर विद चाइना, इंडियाज डिफेंस प्लानिंग वाज बैक टू स्क्वायर वन, यानी 1962 में इंडो और चाइना के वॉर के बाद इंडिया का जो डिफेंस प्लान था, वो दोबारा शुरू से शुरू किया गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आज का हमारा, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है मेकिंग अ रॉन्ग अजम्पशन, यानी गलत कोशिश करना, बेफालतू का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या ईडीएम है? बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। इसका ओरिजिन क्या है? तो जो हंटिंग डॉग्स होते हैं, जंगलों में जब उनका शिकार किया जाता है, तो वो कहाँ भौंकते हैं? किसी भी पेड़ के ऊपर जाकर के भौंकने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये क्या, ये शिकारी नहीं है। तो हंटिंग डॉग जो है वो रॉन्ग ट्री पर भौंकने लगते हैं, जबकि वहाँ कोई भी शिकारी नहीं है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सर्चिंग फॉर माई पेन इन द लाइब्रेरी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी तुम पेन घर पे भूल गए और लाइब्रेरी में जाकर के अपना पेन ढूंढ रहे हो, तो ये क्या गलत कोशिश है, मिलेगा थोड़ी वहाँ। अपीजमेंट पॉलिसीज बिफोर वर्ल्ड वॉर टू वर लाइकिंग बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अपीजमेंट पॉलिसी जो वर्ल्ड वॉर टू से पहले लाई जाती थी, वो बिल्कुल वैसी होती थी जो गलत कोशिश करने के बराबर है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता था। अब ये अपीजमेंट पॉलिसी क्या होती है? जैसे यूएसए अभी इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है, तो अगर इंडिया ने यूएसए के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाने लगी, तो ऐसी पॉलिसीज को हम कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है आज का हमारा, बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ, यानी आरामदायक जीवन है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो उसके लिए क्या ईडीएम है? बेड ऑफ रोजेस। इसका ओरिजिन क्या है? रोजेस सिंबलाइज लग्जरी एंड कंफर्ट। तो जो रोज होता है बेड के ऊपर है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा लग्जरी है, बहुत ज्यादा कंफर्ट है। तो अब बेड ऑफ रोज का मतलब क्या है? बहुत ही इजी लाइफ है। इसका एग्जाम्पल, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी एसएससी की तैयारी करना इतना आसान नहीं है कि आराम से सोए बिना पढ़े ही हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्या है? किंग्स लिव्ड अ बेड ऑफ रोजेस व्हाइल कॉमन पीपल सफर्ड,
यानी जो राजा होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते थे, लेकिन वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। और आज भी वही है, इंडिया के जो नेता लोग हैं वो क्या है, बेड ऑफ रोजेस वाली लाइफ जीते हैं, बट कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता हो, चाहे रोड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी भी मामले हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला क्या है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू बोस्ट प्रेज वनसेल्फ, यानी खुद ही की तारीफ करना। तारीफ करो क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। तो ये क्या है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका ओरिजिन क्या है, एक पर्सन जो होता है वो ट्रम्पेट कौन बजाता है, खुद ही बजाता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, ट्रम्पेट कहते हैं। इसको कौन बजाता है, एक आदमी खुद ही बजाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपना ट्रम्पेट खुद ही बजा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अपनी ही बड़ाई किए जा रहा है। इसका एग्जांपल, ही ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट अबाउट हिज ग्रेड्स, यानी अपने ग्रेड्स के बारे में वो हमेशा ही अपनी तारीफ करता रहता है। पॉलिटिशियंस लव टू ब्लो देयर ऑन ट्रम्पेट ड्यूरिंग रैलीज, यानी पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपनी तारीफ यानी तारीफों के पुल बांध देते हैं रैलीज में, जबकि वो रियलिटी में ऐसे नहीं होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू फेस डिफिकल्टी ब्रेवली, यानी मुसीबत सहना, मुसीबत का सामना करना एकदम जज्बे के साथ, उसको हम कहते हैं बाइट द बुलेट। इसका ओरिजिन क्या है, पुराने जमाने में सोल्जर्स जो होते थे उन लोग को बुलेट चबानी पड़ती थी। चबानी करने का मतलब क्या, सहन करना पड़ता था, जो उन्होंने गोली खाई है तब जाकर के वो युद्ध में सरवाइव कर पाते थे। तो बुलेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो इसको बाइट करने का मतलब क्या है, मुसीबत बहुत ज़्यादा शेर है। इसका एग्जांपल, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड स्टडी ऑल नाइट फॉर एग्जाम्स, यानी मुझे क्या करना पड़ता है, मुसीबत सहना पड़ता है और पूरी रात एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ता है। द 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट ड्यू टू बाइटिंग द बुलेट ऑफ ग्रीज कार्टरिज, यानी जो ग्रीज कार्टरिज थे, जो पुराने जमाने के अंदर 1857 के अंदर ये बात किसी ने उड़ा दी थी, गन के अंदर क्या है, मीट भर दिया गया है पिग्स और गायों का, जिसके कारण क्या हुआ था, उस समय का रिवोल्ट शुरू हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है हमारा ब्लैक सीप। बाबा बाबा ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब होता है डिसऑनरेबल और बैड मेंबर, यानी जो बदनाम सदस्य है उसको हम कहते हैं ब्लैक शिप। इसका ओरिजिन क्या है, सफेद भेड़ों के झुंड में अगर एक ब्लैक शिप है तो वो क्या बदनाम माना जाए, उसको सब लोग बोलेंगे अरे हाय देखो कैसा वैसा है वैसा है। तो ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, बदनाम सदस्य। इसका एग्जांपल देखेंगे, एवरी क्लास हैज अ ब्लैक शिप हु डिस्टर्ब्स एवरीवन, यानी हर क्लास में एक बदनाम सदस्य होता है जो सबको डिस्टर्ब करता रहता है। मीर जाफर इज रिमेंबर्ड एज द ब्लैक शिप ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मीर जाफर को क्या माना जाता है, इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक शिप यानी कि बदनाम सदस्य माना जाता है, बैड मेंबर। क्योंकि सिराजुद्दौला और जब रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, ब्लैक शिप। ये इस लालच में मना कर दिया कि रॉबर्ट क्लाइव अब इसे क्या बना देगा, बंगाल का नवाब बना देगा। तो आप मुझे ये बताएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। डे ड्रीमिंग या अनरियलिस्टिक प्लान, यानी ख्याली पुलाव बनाना, दिन में ही सपने देखना, उसको हम क्या कहते हैं, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। इसका ओरिजिन और ट्रिक क्या है, कैस्टल्स बिल्ड इन द एयर हैव नो फाउंडेशन, यानी जो हवा के अंदर जो महल बनाया गया उसका कोई फाउंडेशन नहीं है, कब टूट जाए कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो इसका एग्जांपल, थिंकिंग ऑफ क्लियरिंग एसएससी विदाउट स्टडीज बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, यानी बिना पढ़े अगर आप ये सोच रहे हैं कि एसएससी क्लियर कर लूंगा तो आप क्या कर रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए चाहिए हार्ड वर्क। दूसरा, अकबर्स ड्रीम ऑफ दीन इलाही वाज लाइक बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, यानी अकबर का जो सपना था, क्या सपना था कि दीन दीन इलाही का मतलब क्या होता है, सारे धर्मों को मिला करके चलना, ये ख्याली पुलाव की तरह साबित हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ईडीएम की तरफ। तो अगला ईडीएम है बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है इर्रेगुलरली, यानी रुक रुक कर, जैसा कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, एक दिन वीडियो देखे पढ़े फिर अगले दिन छोड़ दिए, फिर पढ़े फिर छोड़ दिए, ऐसे थोड़ी होता है। इसके लिए क्या ईडीएम है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका ओरिजिन क्या है, फिट्स का मतलब होता है सडन बस्ट, यानी तुरंत ही आप में एकदम एनर्जी आ गई, और स्टार्ट्स का मतलब शुरू कर दिया, यानी कभी आप में एनर्जी आ रही है तो आप काम शुरू कर रहे हैं,
फिर पढ़ जा रहे हैं, फिर शुरू कर रहे हैं, फिर पढ़ जा रहे हैं, फिर शुरू कर रहे हैं, फिर पढ़ जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या आइडियम है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका एग्जांपल, ही स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नॉट रेगुलरली। यानी वो रुक रुक के पढ़ता है, रेगुलरली नहीं पढ़ता है। तो क्या उसे रिजल्ट मिलेगा बढ़िया? नहीं। सो आप लोग को रेगुलर रहना है। दूसरा, इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हैपेंड बाय फिट्स एंड स्टार्ट। यानी इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो कैसे शुरू हुआ? रुक रुक कर शुरू हुआ। कभी ये चालू हुआ, कभी वो चालू हुआ, कॉन्टिन्यूस होता तो आज हम भी बहुत बेहतर होते। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है? ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब है डू समथिंग फर्स्ट पायोनियर, यानी नया रास्ता दिखाना। उसको हम क्या इडियम यूज करते हैं? ब्लेज अ ट्रेल। ओरिजिन क्या है इसका? एक बर्निंग टॉर्च है, यानी ऐसा जो जल रहा है वो अपने पीछे क्या छोड़ता है? रास्ता। और ये कौन लेके जाता है? जो सबसे पायोनियर है, जो सबसे आगे है, जो नया रास्ता दिखाता है। तो ट्रेल ऑफ फायर क्या करता है? अपने पीछे एक रास्ता छोड़ते हुए जाता है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है? कलाम जी ब्लेज द ट्रेल इन स्पेस रिसर्च। यानी स्पेस रिसर्च के अंदर जो अब्दुल कलाम साहब जी थे, उन्होंने क्या किया? नया रास्ता दिखाया इंडिया को। तो ब्लेज और ट्रेल किया। अब हम देखते हैं दूसरा, द ग्रीन रिवॉल्यूशन ब्लेज द ट्रेल इन इंडियन एग्रीकल्चर। यानी भारतीय एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति ने काम किया था, वो क्या काम किया था? एक नया रास्ता दिखाया था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम है हमारा, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। यानी टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेना। इसके लिए क्या होता है? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका ओरिजिन क्या है? इफ यू बाइट फूड बिगर देन योर माउथ। यानी अगर अपने मुंह से बड़ा आप कोई चीज खाते हैं तो क्या आप मुंह चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो इसका मतलब क्या? आपने बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली। इसका एग्जाम्पल, टेकिंग 5 कोचिंग क्लासेस एट वंस वाज बाइटिंग ऑफ मोर देन आई कुड च्यू। यानी 5 कोचिंग क्लासेस एक साथ लेना कैसा है? बिल्कुल अपनी क्षमता से ज्यादा काम लेना है। नेपोलियन बीट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय अटैकिंग रशियंस। तो रशिया पे अटैक करके नेपोलियन ने क्या किया? अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी या काम ले लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम हमारा खत्म। सो नाउ हमारे पास है 3 क्वेश्चन। 3 में से मैं 2 बताऊंगा और तीसरा आप खुद बताएंगे, कमेंट करके जाएंगे। ऐसे नहीं भाग जाना है तुरंत ही, मुंह उठा के भाग जाते हो। पहला क्वेश्चन, ही फेल्ड इन द एग्जाम एंड हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। यानी वो एग्जाम में फेल हो गया और उसका दोस्त लोग उस पर हंस दिया। तो दिस वाज ट्रूली क्या था? तो उनके दोस्तों ने क्या कर दिया? जले पे नमक छिड़क दिया, यानी एड इंसल्ट टू इंजरी कर दी। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग ही इज जस्ट डैश विद अबाउट क्लियरिंग एग्जाम्स। तो बिना प्रॉपर प्लानिंग के वो क्या है? एग्जाम्स क्लियर्स को लेकर के। तो वो ख्याली पुलाव बना रहे, यानी बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप खुद लिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।